बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले इमरान खान की ख़बर आपके सामने रखते हैं कि उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें वो कहते हैं कि दुनिया की तारीख़ में कहीं भी ये मिसाल नहीं मिलती कि एक जुर्म पर तीन तीन केसेस बनाए जाएं। इसे कानूनी ज़बान में डबल ज्यूपर्डी कहा जाता है, जिसका मतलब है कि द प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट ऑफ अ पर्सन फॉर ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, यानी एक जुर्म में दो बार सज़ा। और इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि ये तीन तीन केसेस पहले ही तोशा खाना के बनाए गए हैं और अब चौथा केस नैब ने तोशा खाना का ही इमरान खान पर दाखिल कर दिया है। वो मज़ीद कहते हैं कि यहाँ मेरे और मेरी अहलिया पर तोशा खाना पर पहले ही तीन तीन केसेस बनाए हुए हैं। जब इनमें से कुछ नहीं मिला तो अब चौथा केस बनाने की तैयारी की जा रही है, जो कि आइन कानून की खुल्ला खिलाफ वर्जी है। अब ये क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि हुकूमत ने और उनके इत्तेहादियों ने ये तमाम कोशिश करके देख ली कि इमरान खान को झुकाया जाए, दबाया जाए, उन्हें मजबूर किया जाए कि वो डील करें। जो कुछ इनसे बन सकता था इन्होंने करके देख लिया, लेकिन वो मर्द आहन चट्टान की तरह खड़ा है, वो पहाड़ की तरह मजबूत है। वो कहता है कि मुझे 9-10 महीने क्या 9-10 साल भी मैं मज़ीद जेल में रहने को तैयार हूँ। इसलिए अब उन्हें झुकाने के लिए ये मज़ीद केसेस बना रहे हैं और इस तरह से ये इंसाफ, कानून और आइन की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, क्योंकि इसका कहीं पर कोई ताल्लुक आइन और कानून से नहीं है। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि बातचीत मुखालिफिन से ही होती है, तो जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे बड़े मुखालिफिन हैं, बातचीत उन्हीं से होगी। अब इमरान खान बातचीत की बात कर रहे हैं। कुछ नाआकिबत अंदेश लोग इसे डील का नाम दे रहे हैं कि जी वो डील इमरान खान ने कभी ना की, ना वो करेगा। उन्होंने कहा कि हम बातचीत के लिए पहले भी तैयार थे और बातचीत मुखालिफिन से होती है। बातचीत का मतलब इंगेजमेंट होती है, उनके सामने अपने शराइत रखे जाते हैं। और आपके इल्म में है कि खान साहब ने पहले ही उनके सामने दो शराइत रखी हैं। पहली उन्होंने कहा कि हमारा लूटा हुआ मैंडेट हमें वापस किया जाए, और दूसरा उन्होंने कहा कि तमाम कारकुनान को रिहा किया जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम बातचीत करेंगे। और इसमें आप देख लीजिए कि इमरान खान ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा और अपनी अहलिया के लिए कुछ नहीं कहा कि हमें छोड़ दिया जाए। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। अब अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि गंदम खरीदारी का बहुत बड़ा स्कैंडल आप सुन रहे होंगे। रात टीवी प्रोग्राम में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, जिनका ताल्लुक नून लीग से अब तक रहा है, वो कहते हैं कि गंदम खरीदारी का फैसला ECC में हुआ, यानी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में हुआ। अनवारुल हक काकड़ कहाँ से आ गए? यानी उनका कहना है कि ये अनवारुल हक काकड़ को ज़बरदस्ती इसमें घसीट रहे हैं। ये शाहिद खाकान अब्बासी की इसमें बात है। अब मैं तो ये समझता हूँ कि अनवारुल हक काकड़ भी बेकसूर नहीं है, क्योंकि उनकी अप्रूवल से ही ये सारा कुछ हुआ होगा। तो आपको मैं बता दूं कि ये है क्या चीज़। इसे हम कहते हैं कि मुआशी राबता कमेटी, जिसका सरबराह वज़ीर ख़जाना होता है। इस वक्त ECC का सरबराह वज़ीर ख़जाना है, जो कि मोहम्मद औरंगज़ेब हैं, और इनके साथ वज़ीर इक़्तिसादी उमूर, वज़ीर तिजारत, वज़ीर तवानाई, वज़ीर पेट्रोलियम और वज़ीर मनसूबा बंदी और तरक्की इस कमेटी के रुकन होते हैं, यानी सरबराह वज़ीर ख़जाना होते हैं इस हुकूमत में। और पिछली हुकूमत जो थी
उसमें वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के पास था। तो शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि अगर आप इस स्कैंडल की सही मानों में तहकीकात करेंगे तो ये इसहाक डार तक जाएगा, क्योंकि उस वक्त ईसीसी के सरबराह वही थे, उनके अंडर ईसीसी काम करती थी, और ईसीसी का काम यह है कि मुल्क के जो भी मामलात यानी ये जो दरामदात वगैरह से मुताल्लिक हैं वो ईसीसी ही डील करती है। तो इसमें यकीनन इसहाक डार साहब की मुआवनत और रजामंदी शामिल थी। और इसी तरह से इस स्कैंडल में एक और अहम शख्सियत, एक और अहम किरदार का जिक्र करना भी ज़रूरी है, और उनका नाम है साबिक सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद का नाम माजी में भी बड़े बड़े करप्शन स्कैंडल्स में आ चुका है, और उनको ओहदों से बरतरफ भी करना पड़ा, और उन्होंने जेल यात्रा भी कर रखी है। गंदम स्कैंडल के वक्त वजीर फूड सिक्योरिटी डॉक्टर मोहम्मद कौसर थे, और सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद थे जब ये स्कैंडल हुआ। कैप्टन मोहम्मद महमूद गंदम स्कैंडल से पहले नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट स्कैंडल में भी मुलव्वस रहे, और रावलपिंडी रिंग रोड स्कैम में भी इनका नाम आ चुका है, और ये उस स्कैंडल में जेल काट चुके हैं। और ये जो रिंग रोड स्कैंडल है ये इमरान खान के दौर में सामने आया था, और इमरान खान साहब ने इन्हें ओहदे से हटाकर इन्हें जेल भेजा था, क्योंकि इमरान खान आपको पता है कि वो करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस रखते हैं। इसी तरह से आपके इल्म में होगा कि ये सारी कहानी जो आ रही है ये गंदम स्कैंडल की आ रही है। अब नून लीग इस खूबसूरती से कोशिश करती है कि तमाम इल्ज़ामात निगरान हुकूमत पर डाल दिए जाएं कि लोगों को पता न चले कि इस स्कैंडल में दर हकीकत नून लीग ही पीछे थी। और अवाम सब जानते हैं, अवाम बाशऊर हैं, उन्हें सब पता है कि कौन क्या कर रहा है। तो इसीलिए कल हनीफ अब्बासी ने एक निजी होटल में निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से उनकी तल्ख कलामी हुई, और वहाँ उनका कहना था कि खुदा की कसम आप चोर हैं। ये हनीफ अब्बासी कह रहे हैं अनवारुल हक काकड़ को, आपने गंदम में बहुत बड़ी चोरी की है। तो इस पर अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि अगर मैंने फॉर्म 47 की बात कर दी तो मुंह छुपाते फिरोगे। यानी दोनों एक दूसरे को औरतों की तरह ताने दे रहे हैं। और इससे एक बात तो वाज़ेह हो गई कि अनवारुल हक काकड़ जो उस वक्त निगरान वजीर आज़म थे वो खुद तस्लीम कर रहे हैं, वो इकरार जुर्म कर रहे हैं, वो इकबाल जुर्म कर रहे हैं कि फॉर्म 45 के ज़रिए इस हुकूमत को लाया गया, और हनीफ अब्बासी भी खुद उसी के ज़रिए से यहाँ तक पहुँचे हैं, MNA बने हैं। तो पहली बात तो ये है कि निगरान वज़ीर आज़म का ये काम नहीं था कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाता। तो पहली बात तो यह है कि अनवार काकड़ भी इनके साथ शामिल था, एक ही थाली के चट्टा बट्टा हैं ये। और अब इनकी जो आपस में तल्ख कलामी हुई तो अब ये राज सामने आ रहे हैं। तो इससे एक बात तो वाज़ेह हो गई कि ये सब इस धांधली में मुलव्वस थे, और इन्होंने ज़बरदस्ती नून लीग को हुकूमत दी है। आगे फिर हनीफ अब्बासी ने कहा कि अनवारुल हक काकड़ साहब, जब आप सियासत में पैदा नहीं हुए थे मैं तब का सियासी कारकुन हूँ, हमने मार खाई है, आपकी तरह मुंह में चूसनी नहीं ली। वो अब ताने दे रहे हैं कि आपको तो किसी गमले में खाद फौरन देकर परवान चढ़ाया गया, आपको पाला पोसा गया, आपको जल्द बड़ा कर दिया गया है, मगर हम मारे खाकर यहाँ तक पहुँचे हैं। अब ये आप देखते जाएंगे कि ये एक दूसरे के राज खोलेंगे, मगर इससे
جو انہوں نے پاکستان اور پاکستان کی عوام کا نقصان کیا ہے وہ پورا ہونا بہت مشکل ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ حکومت نے NCCIA کا قیام کر دیا ہے۔ NCCIA ہے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، اور اس میں یہ صحافیوں کے خلاف استعمال کی جائے گی۔ سوشل میڈیا پر مزید سخت پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ NCCIA آرڈیننس جاری کر دیا گیا ہے، اور یہ ایجنسی پیکا قانون کے تحت، پیکا قانون آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس میں ہے کہ یہ جو ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے، اس کے تحت یہ کارروائی ہوگی کہ جو بھی لوگ حکومت کے خلاف کوئی بات کریں گے ان کے اوپر یہ کارروائی کر سکے گی۔ یہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 ہے، اور اس میں ایجنسی کو IG پولیس کے اختیارات حاصل ہوں گے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اسے اتنا شفاف ادارہ بنا دیا جائے کہ جن لوگوں کو بھی اٹھایا جائے پھر انہیں جلیبی کی طرح سیدھا کر کے بھیجا جائے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ شہباز حکومت کا ججز تقرری کے حوالے سے آئین میں ترمیم کا فیصلہ۔ آئینی ترمیم کے ذریعے ہی یہاں یہ ترمیم کر سکتے ہیں، اور یہ بات زبان زد عام ہے، اور اب تو خود حکومتی لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں 3 سالہ توسیع کا پروگرام بنایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں 8 مئی کو ایک کیس سپریم کورٹ میں سماعت ہوگی اس کی، اور اس کیس کی سربراہی جسٹس منصور علی شاہ کر رہے ہیں، جس میں جسٹس اطہر من اللہ شامل ہیں اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب شامل ہیں۔ اس 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں مل سکیں گی یا نہیں۔ اگر یہ فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں آ گیا، یعنی کہ اس 3 رکنی بینچ نے اگر فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں کر دیا کہ تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے، تو پھر یہ ہوگا کہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن بڑھ جائے گی۔ پھر قاضی صاحب کی ایکسٹینشن نہیں ہو پائے گی، کیونکہ حکومت کی جو 2/3 اکثریت انہیں چاہیے تھی وہ پھر حکومت کو نہیں مل پائے گی۔ اب اس میں لگتا تو یہی ہے کہ یہ فیصلہ 2-1 سے آئے گا، مخصوص نشستوں والا، کیونکہ جو محمد علی مظہر صاحب ہیں وہ پہلے اس بینچ کا بھی حصہ تھے جس بینچ کی سربراہی قاضی فائز عیسیٰ نے کی تھی، اور ان کے ساتھ جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس محمد علی مظہر تھے۔ یہ وہ بینچ تھا جس نے تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھینا تھا۔ اب اس میں لگتا یہی ہے بادی النظر میں کہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب شاید اختلاف کریں اور یہ 2-1 سے فیصلہ آئے۔ اگر یہ فیصلہ 2-1 سے آ جاتا ہے تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے خلاف نئی مشکلات بڑھ جائیں گی، ان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ بالکل اسی طرح سے حکومت انہیں تنگ کرے گی جیسے 2 ججز کو تنگ کیا گیا، مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو اور اعجاز الاحسن صاحب کو۔ تو پھر انہیں بھی لگتا ہے کہ مجبور کیا جائے گا کہ یہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دیں، اور اگر انہوں نے فیصلہ تحریک انصاف کے خلاف دیا تو پھر یہ سب کچھ چلتا جائے گا، چلتا رہے گا، اور قاضی صاحب کی ایکسٹینشن بھی ہو جائے گی، اور جو ان کے خواب ہیں وہ پورے ہو جائیں گے۔ حکومت ججز تقرری کے حوالے سے آئین میں ترمیم پر غور کر رہی ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس میں گفتگو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔